हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लेनेट। माई सेल्फ सुरेंद्र गुरवानी। और आज हम क्या करने वाले हैं ये आपको बोर्ड पे दिख गया होगा। आज हम करेंगे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन PYQs ऑफ बिफोर लास्ट जो भी ईयर्स के आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर्स की। टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 12th का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब जो बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, उनको इस पैंडेमिक सिचुएशन में एक बहुत बड़ा चांस मिला है डिले का मतलब उनको मिलता है टाइम। तो इस टाइम का सफिशिएंट यूज़ करें, प्रॉपर यूज़ करें और जितना हो सकता है आप अपना रिवीजन करके अपना टॉपिक, अपना स्टडी, अपना जो थ्योरी है, स्टडीज़ है, न्यूमेरिकल से इनकी प्रैक्टिस बढ़ाकर अपना कॉन्सेप्ट और बढ़ा सकते हैं फिजिक्स में। तो आपको जैसा आपको पता है फिजिक्स में तो न्यूमेरिकल्स ही आते हैं और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा कमी मिली है बच्चों में, बहुत ज़्यादा कमी कर पाते हैं बच्चे, कम ही कर पाते हैं न्यूमेरिकल। तो उस न्यूमेरिकल प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए जितने क्वेश्चंस आप करो, जितना टाइम आपके पास है उस टाइम को यूज़ करें। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2020 जो लास्ट ईयर पेपर था नीट 2020 का, वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। 20 से लेकर जितने डीप तक जा सकते हैं सारे ईयर्स के क्वेश्चन हम करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट क्वेश्चन है नीट 2020 का। अ शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज डायपोल मोमेंट ऑफ 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट ए डिस्टेंस 0.6 मीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ द डायपोल सिचुएटेड ऑन लाइन मेकिंग एंगल ऑफ 60 डिग्री विद डायपोल एक्सिस। राइट, तो आपसे क्या पूछा है, देखो एक हमारे पास एक डायपोल है। ठीक है, तो डायपोल का डायपोल मोमेंट गिवन है, मतलब P गिवन है। राइट, तो P आपको गिवन है, जो गिवन है लिख लेते हैं। देखो P गिवन है वो है 16 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। ये तो आपको दे रखा है डायपोल मोमेंट। ठीक है, अब डायपोल मोमेंट गिवन है, राइट, और डिस्टेंस गिवन है। देखो डिस्टेंस R, डिस्टेंस की वैल्यू है 0.6 मीटर, ये डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस, और ये पॉइंट की डिस्टेंस है, और ये पॉइंट है आपका 60 डिग्री एंगल पे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट ना तो एक्सियल है ना इक्वेटोरियल है, ये एक आर्बिटरी पॉइंट है जो 60 डिग्री एंगल पे दे रखा है। तो डायपोल मोमेंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू आपसे पूछी गई है। इसमें बोला है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आप निकालो। ठीक है, तो अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला एट आर्बिटरी पॉइंट P, ये फॉर्मूला है 2kp cos थीटा, 2kp cos थीटा अपॉन R², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2kp cos थीटा अपॉन R² फॉर्मूला हमने पढ़ा है। तो P पॉइंट के लिए हम बात करें तो ये वैल्यू आ जाएगी 2k, कूलम्स कांस्टेंट है, वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁻⁹। P डायपोल मोमेंट गिवन है वो है 16 × 10⁻⁹, राइट। cos थीटा 60 है, तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और डिस्टेंस कितनी गिवन है 0.6 मीटर। तो डिस्टेंस अगर 0.6 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 0.36, 0.6 × 0.6 क्या होगा 0.36। ठीक है, तो यहाँ से हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो P पॉइंट का पोटेंशियल हम कैलकुलेट करें तो 10⁹ से -9 कैंसिल हो गया, राइट। इसके अलावा 2 से ये वाला 2 कैंसिल कर दें, 9 से 36 कैंसिल करो, पहले पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटा के 2 0 यूज़ कर लेते हैं। 9 36 से आप कर सकते हैं कैंसिल 4 टाइम्स। ठीक है, तो यहाँ पर ये 4 हो गया, ये 16 हो गया, तो 16/4 4 आ गया आपके पास, राइट। और 0 की बात करें तो ऊपर तो कोई 0 बचा नहीं है, 100 ऊपर चला जाएगा, तो 400 वोल्ट आंसर है इसका। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड, जो नीट 2020 का क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 400 वोल्ट, बी ऑप्शन। क्लियर है बच्चों? तो पोटेंशियल पूछा था 60 डिग्री एंगल पे, डिस्टेंस गिवन थी। क्लियर? अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2020 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अच्छे क्वेश्चन आए थे 2020 में। अगला देखो, द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरड। With the introduction of dielectric medium, the capacitance become 30 microfarad. The permittivity of medium epsilon given है। एयर में कैपेसिटी कितनी है, C एयर कह सकते हैं। एयर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस गिवन है 6 माइक्रोफैरड। जब इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल कर देते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के साथ लिख सकते हैं C डैश,
वो होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ठीक है, और ये एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है एयर में कैपेसिटेंस। तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी की वैल्यू कितनी रखेंगे 6। तो आप बताओ के की वैल्यू क्या होती है, के की वैल्यू होती है सी डैश की वैल्यू होगी के इंटू सी, ठीक है, सी एयर। अब के इक्वल्स टू क्या होगा, के इक्वल्स टू होगा सी डैश अपॉन सी एयर। सी डैश कितना है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल करने के बाद कितना हो गया 30, और एयर में कितनी कैपेसिटी थी 6, ये भी माइक्रोफैरेड, ये भी माइक्रोफैरेड, ठीक है। तो कैंसिल करने के बाद के की वैल्यू आ गई 5, राइट। अब आप ध्यान से पढ़ना इस क्वेश्चन को, ये जल्दीबाजी में बच्चों ने एक गलती की है कि इसका आंसर जो हमने निकाला के वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी है, ठीक है। आपसे बोला है परमिटिविटी पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी नहीं पूछा है, आपसे परमिटिविटी ऑफ मीडियम पूछा है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़ना है, यहाँ पर रिलेटिव परमिटिविटी नहीं है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, राइट। तो 5 भी ऑप्शन है आपके पास, मगर ये नहीं है, ये गलत आंसर है, 5 नहीं है आंसर। आंसर परमिटिविटी निकालना है, रिलेटिव नहीं, ठीक है। तो के या इसको रिलेटिव भी कह सकते हैं, तो एप्सिलॉन आर होता है, और एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन ऑफ मीडियम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है 5 है, एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है यहाँ पर, ठीक। तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू 5 है, तो एप्सिलॉन एम क्या आएगा, एप्सिलॉन एम हो जाएगा 5 इंटू एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू इसलिए गिवन भी है देखो। तो मीडियम का परमिटिविटी आ जाएगा 5 इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो 8 इंटू 5 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4.44 या 4.45 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये मीडियम की परमिटिविटी ये है 4.45 इंटू 10⁻12। अभी भी हमने आंसर तो निकाल दिया, मगर ऑप्शन अभी भी मैच करना बाकी है। तो आप देखो 4.45 इंटू 10⁻12 आ गई वैल्यू एप्सिलॉन एम की, बट -12 तो हमारे पास नहीं है, एक तो -10 है और -13 है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, देखो 4.45 इंटू 10⁻12 है, तो आप क्या करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड भी कर दो, ठीक है। तो 100 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर, नहीं 4.45 नहीं है, सॉरी 8 इंटू 5 40 है ना, 40.5 आएगा, 8 इंटू 5 40 होगा, तो 44.5, ठीक है। तो 100 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया। अब किसी में भी अगर 100 से डिवाइड करते हैं, 100 से डिवाइड करोगे तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिखूंगा 0.445, 100 से डिवाइड करते ही, और ये 100 10⁻12 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 10⁻10। क्लियर। तो यहाँ से वैल्यू आपको समझ में आई कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू है 0.44 इंटू 10⁻10। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका, वो है बी, ठीक है। जल्दी में बच्चों ने किया, इसमें गलत आंसर वो था सी। गलत ऑप्शन हमेशा अवेलेबल होता है कंफ्यूज करने के लिए, तो इसका बहुत ध्यान रखें। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखो 2020 का अगला क्वेश्चन एक और है, नीट 2020 का। A spherical conductor of radius 10 cm has a charge of 3.2 into 10⁻⁷ coulomb distributed uniformly, right? So what is the magnitude of electric field at a point 15 cm from the center of a sphere? अब यहाँ पर आपको गिवन है स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस तो है 10 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया 10 सेंटीमीटर। चार्ज कितना है इसको, इस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज स्फेयर पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो चार्ज की वैल्यू क्यू की वैल्यू दे दी 3.2 इंटू 10⁻⁷ कूलम, ठीक है। अब आपको बोला है इससे 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे 15 सेंटीमीटर, मतलब आप स्फेयर के बाहर आ गए, ये पॉइंट है आपका। इस पॉइंट पर हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E फाइंड करना है एट द पॉइंट P, E फाइंड करना है एट द पॉइंट P, ठीक है। तो स्फेरिकल कंडक्टर सबने पढ़ा है, सबने इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा है। तो आप बताओ आर डिस्टेंस मतलब आउटसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। तो आउटसाइड द स्फेयर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/r², ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर पूछा है, r² की वैल्यू। तो यहाँ पर सिंपल ये भी फॉर्मूला बेस्ड है,
नीट 2020 में नीट का जो 2020 का पेपर था ईजी था, ठीक है, जो फॉर्मूला बेस्ड ही काफ़ी क्वेश्चंस पर थे। तो आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं। ट्राई करें, जल्दी से निकाल के बताएं क्या आएगा आंसर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी 15 सेंटीमीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है 15 सेंटीमीटर दूर। चार्ज की वैल्यू गिवन है, फॉर्मूला आपके सामने था, फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर दें तो निकाल सकते हैं। देखो के की वैल्यू 9 इंटू 10 टू पावर 9, क्यू कितना वैल्यू है 3.2 इंटू 10 टू पावर -7, राइट, अपॉन डिस्टेंस कितनी है 15 सेंटीमीटर, 15 का स्क्वायर कर लो 225 सेंटीमीटर था, सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा -4, तभी तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, राइट। अब जीरो देखें तो -7 और ये 9, तो ये 2 0 यहाँ पर, ठीक है। तो -4 ऊपर चला जाएगा तो आपके पास 6 0 बच जाएंगे और हमारे पास वैल्यू बचती है 9 इंटू 3.2 डिवाइड बाय 225 इंटू 10 टू पावर 6 है, ठीक है। तो 9 इंटू 3.2 चार्ज की वैल्यू थी, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 28.8 आया, तो 28.8 आया, ठीक है। एक ज़ीरो और ले लेते हैं, 28.8 की जगह में लिख दिया 228 डिवाइड बाय 225, एक ज़ीरो यहाँ पे यूज़ कर लिया इसलिए 10 टू पावर 5 बचेगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 28.8 था, एक ज़ीरो और यूज़ ले लिया तो 10 टू पावर 5 बचा, ठीक है। अब इस 228 में डिवाइड कर लें 225, 15 का स्क्वायर जो था, तो आंसर आया 1.28 इंटू 10 टू पावर 1.28 इंटू 10 टू पावर 5, ये वैल्यू है। तो बड़ा ही इजी फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था ये। बच्चे जल्दी में गलती कर लेते हैं कि तो ठीक है बहुत इजी है, हमें आता है, मगर ध्यान से करना है, कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपको समझ में आ रहा है क्या होगा। करेक्ट ऑप्शन होगा 1.28 इंटू 10 टू पावर 5 ए करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्लियर, चलो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तैयारी देखो क्या है अगले क्वेश्चन में। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 माइक्रोफैरेड इज बीइंग चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 वोल्ट पर सेकेंड। कैपेसिटेंस गिवन है C 20 माइक्रोफैरेड, ठीक है भाई। इसके अलावा वोल्टेज की रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज, तो dV बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन वोल्टेज गिवन है ना, वोल्टेज पर सेकेंड गिवन है, तो 3 वोल्ट पर सेकेंड ये गिवन है। द कंडक्शन करंट थ्रू द कनेक्टिंग वायर्स, ठीक है, कैपेसिटर से वायर कनेक्ट हो रहा है। द डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा है एक तो कंडक्शन करंट, कैपेसिटर जब सर्किट में लगा हुआ है उस सर्किट में कितना कंडक्शन करंट फ्लो हो रहा है, मतलब फ्लो होने वाला वायर में करंट फ्लो होता है जो। और दूसरा पूछा है आपसे डिस्प्लेसमेंट करंट। दो तरह करंट हैं, एक तो होता है कैपेसिटर के बाद उसके कनेक्टिंग वायर्स में, उसको तो कहते हैं कंडक्शन करंट, और एक करंट होता है जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में फ्लो होता है, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें दोनों करंट पूछा है, तो कैपेसिटर में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो कनेक्टिंग वायर्स का जो करंट होता है मेन करंट I, कंडक्शन करंट, वो तो होता है 0, ठीक है। तो करंट जो होगा वो तो 0 होगा, राइट। प्योर कैपेसिटर सर्किट है, प्योर कैपेसिटर सर्किट है और बैटरी का वोल्टेज हमने लगा रखा है, तो जब भी कैपेसिटर सर्किट होगा और बैटरी हमने लगा रखी है तो करंट की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 0, क्योंकि उसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई वोल्टेज जरूर है, वोल्टेज में चेंज जरूर हो रहा है बट रेजिस्टेंस नहीं है, ओनली कैपेसिटेंस है। प्योर कैपेसिटर, इसमें कंडक्शन करंट तो 0 होता है। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट करंट की, तो डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए ID, डिस्प्लेसमेंट करंट, इसके लिए आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट करंट का आपको यदि फॉर्मूला याद हो तो आप अच्छे से कर सकते हो, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो जो भी बेसिक याद है आपको वो है आपका बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट मतलब Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q बाय A एप्सिलॉन नॉट, राइट। सो Q की वैल्यू आती है A एप्सिलॉन नॉट E, A एप्सिलॉन नॉट E, ठीक है। और ये C की वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट A बाय D, एप्सिलॉन नॉट A बाय D डिस्टेंस होती है।
तो ए एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू हो जाएगी, अगर आप ध्यान से देखो 20 माइक्रोफैरेड एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू है, तो एप्सिलॉन नॉट ए की वैल्यू क्या होगी, सी डी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सी डी डिस्टेंस इंटू ई। सी क्या है, कैपेसिटेंस है, सी इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होगा, तो एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, सी डी। तो क्यू इक्वल्स टू आ गया सी डी ई। अब हमें चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट आई डी, तो आई डी होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट, राइट। तो उसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, आ जाएगा सी डी और यहाँ पर आ जाएगा डी ई बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन का, राइट। सो अगर हम बात करें कैपेसिटी की, फॉर्मूला देख लो चलो पहले सी का, फिर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिस्टेंस है डी, फिर डी टी आपके पास है डिवाइड में डी टी, फिर यहाँ पर आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड ई या डी की वैल्यू क्या होगी, डी वी अपॉन डी आर होती है, ठीक है, डी वी अपॉन डी आर होती है, राइट। सो डी वी अपॉन डी आर, तो डी ई बाई डी टी, 1 अपॉन डी टी तो अलग कर लिया, डी की जगह क्या लिख देंगे, डी वी अपॉन डी आर, ठीक है। और डिस्टेंस को, ये जो डिस्टेंस है डी आर, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है डी आर, ये जो डी आर है इसको हम लिख सकते हैं डी डिस्टेंस, डी आर इक्वल्स टू डी, ठीक है। डी आर इक्वल्स टू होता है डी, बिकॉज डी आर इज अ डिस्टेंस विच इज इक्वल्स टू डी, तो यहाँ से डी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखो तो डिस्प्लेसमेंट करंट का बेसिक फॉर्मूला जो हमें मिला वो था C इंटू डी वी बाई डी टी, और यही हमें दे रखा था, ठीक है। तो जो वैल्यू दे रखी थी उसी को हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हमें कैपेसिटी गिवन है और डी वी बाई डी टी गिवन है, तो आई डी की फॉर्मूला हम कह सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला हुआ C डी वी बाई डी टी। एक फॉर्मूला भी हम कह सकते हैं कि हमने फॉर्मूला बना लिया डिस्प्लेसमेंट करंट का, C डी वी बाई डी टी, ठीक है। आता है ऐसे, अगर ये एक बेसिक फॉर्मूला आपको ध्यान है, इससे हम स्टार्ट करके फॉर्मूला बना सकते हैं, फॉर्मूला ला सकते हैं। तो आई डी की वैल्यू क्या आई, C डी वी बाई डी टी, तो आई डी निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। C कितना है, C है 20 माइक्रोफैरेड, तो 20 माइक्रो 10 टू पावर माइनस 6 माइक्रोफैरेड 10 टू पावर माइनस 6, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू है 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो 3 इंटू 20 हो गया 60, 60 10 टू पावर माइनस 6 हो गया माइक्रो, ये हो गया 60 माइक्रो एम्पियर। तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होगा, 60 माइक्रो एम्पियर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बच्चों बताओ। ये हो गया पहला, कंडक्शन करंट होता है 0 और डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया 60 माइक्रो एम्पियर, तो करेक्ट ऑप्शन है इसका बी, ठीक है। तो ये था नीट 2019 का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन। अगला देखो, नेक्स्ट देखो, An electron falls from rest through a vertical distance h in a uniform and vertically upward electric field E. The direction of electric field is now reverse, keeping its magnitude same. A proton is allowed to fall from rest in it through the same vertical distance h. The time of fall of the electron in comparison to time of fall of the proton. इलेक्ट्रॉन h हाइट से फॉल करता है, फिर थोड़ी देर बाद सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रोटॉन भी h हाइट से फॉल करता है। तो दोनों को गिरने में जो टाइम लगता है, तो आपको टाइम कंपैरिजन करना है कि इलेक्ट्रॉन को लगने वाला टाइम प्रोटॉन को लगने वाले टाइम से ज़्यादा है, कम है, इक्वल है या बड़ा है, जो भी 10 टाइम्स 50 टाइम्स आपको बताना है, ठीक है। तो हम देखें इसके लिए क्या केस है। इलेक्ट्रॉन गिरेगा, सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगा, तो इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इस तरह से आएगा डाउनवर्ड्स, ठीक है। थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रिक फील्ड रिवर्स कर दिया, क्योंकि अब प्रोटॉन को गिराएंगे इसलिए, तो प्रोटॉन तो नीचे की तरफ ही गिरेगा, उस पर नीचे ही फोर्स लगेगा, वो भी क्या होगा, Fe, ठीक है। तो क्या दोनों पे चार्ज सेम है, बिल्कुल चार्ज सेम है, और दोनों पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, E, इसका फोर्स भी हो जाएगा E दोनों का सेम है। E क्या है, स्मॉल ई बोले तो चार्ज, कैपिटल ई बोले तो इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों को सेम रखा गया है, ठीक है। तो दोनों पे गिरने वाला, लगने वाला फोर्स जो है वो तो सेम है। अब दोनों को h हाइट से गिराया जा रहा है, दोनों की जो हाइट है गिराने की, h हाइट दोनों के लिए सेम है, ठीक है। तो हम ध्यान से देखें, अगर तो गिरने के लिए जो बात करते हैं टाइम की, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। तो ठीक है, ये गिवन है, इलेक्ट्रॉन्स फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, तो u तो 0 होगा, ये तो हटा दें, u 0 हुआ, s की जगह रख दिया h हाफ at स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से t निकालें तो t आएगा √2h/a,
√2h/a, ठीक है। तो हाइट तो दोनों की सेम है। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, ठीक है, क्लियर। अब ध्यान से देखो तो टाइम का फॉर्मूला हो गया √2h अपॉन एक्सेलरेशन क्या होगा? फोर्स अपॉन मास। अब हाइट सेम दे रखी है, फोर्स सेम है क्योंकि ई दोनों सेम है, तो ये m ऊपर आ जाएगा, तो t हम कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m है। टाइम मास पर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो जिसका मास कम होगा उसका टाइम भी कम होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसका टाइम भी ज़्यादा होगा। तो आपको पता है यहाँ पे कंपैरिजन किसका करना है? इलेक्ट्रॉन का प्रोटॉन से। तो आपको पता है किसका मास कम है? इलेक्ट्रॉन का मास कम है, तो टाइम जो है इलेक्ट्रॉन को कम लगेगा और प्रोटॉन को ज़्यादा लगेगा। ये बात तो क्लियर है, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं किसको टाइम कम लगेगा? इलेक्ट्रॉन को। तो हमें बोला है इलेक्ट्रॉन का टाइम प्रोटॉन के टाइम के कंपैरिजन ही स्मॉलर होगा, ठीक है, जरूर स्मॉलर होगा, इक्वल तो नहीं होगा। और ग्रेटर का तो ऑप्शन ही नहीं, ग्रेटर का तो सवाल ही नहीं है, ऑप्शन में जरूर दे रखा है कि बट क्योंकि आपको पता है टाइम मास पर डिपेंड करता है। हल्का कौन है? इलेक्ट्रॉन, इसलिए टाइम किसको कम लगेगा? इलेक्ट्रॉन को। इसलिए इलेक्ट्रॉन को लगने वाला टाइम प्रोटॉन के लगने वाले टाइम से स्मॉलर है। जरूर नहीं आप कैलकुलेट करो क्योंकि ऑप्शन आपके पास में स्मॉलर है, ठीक है। ये ग्रेटर के ऑप्शन है। अगर ज़्यादा होता टाइम तो हम इसको सॉल्व भी करते, हो सकता है 10 टाइम्स आता, 50 टाइम्स आता, बट ध्यान से कॉन्सेप्ट से देखोगे तो कम आ रहा है, तो कम का तो एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन हमने किया। चलो आगे नेक्स्ट 18 के बाद हम चलते हैं 17 पर। 17 बोला है, 18 का क्वेश्चन है, 18 का एक और क्वेश्चन देखो। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द मेटल प्लेट्स ऑफ एन आइसोलेटेड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C हैविंग ए चार्ज Q एंड एरिया E। कैपेसिटर की प्लेट्स की बात करें अगर, तो दो प्लेट्स हैं, मेटल प्लेट्स, कैपेसिटर, ठीक है। तो बिटवीन द मेटल प्लेट्स ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है दोनों प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो जो फोर्स का फॉर्मूला हम कहेंगे तो फोर्स क्या होता है? QE, और E की वैल्यू आपको पता है कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होता है? Q सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। और सिग्मा की वैल्यू आपको पता है वो क्या होती है? Q, तो Q² अपॉन ये एप्सिलॉन नॉट हो गया। तो हमें अगर फॉर्मूले की बात करें फोर्स के फॉर्मूले की, तो फोर्स का फॉर्मूला ये है। इस फोर्स के फॉर्मूले में चार्ज आता है, एरिया आता है और एप्सिलॉन नॉट मतलब मीडियम आता है। तो बोला है कि डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो डिस्टेंस तो आई नहीं, ठीक है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस तो आती ही नहीं है। पहला ऑप्शन है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, सही लग रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, गलत है। प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा। तो करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, फर्स्ट ऑप्शन ए, कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 17 के क्वेश्चन पर। अ कैपेसिटर इज चार्ज बाय अ बैटरी, द बैटरी इज रिमूव्ड एंड अनदर आइडेंटिकल अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये सब आपने पढ़ा, ये वाला कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है, सभी ने पढ़ा है कि ये एक कैपेसिटर को चार्ज कर दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, ठीक है। दो कंडक्टर्स को जोड़ने का उसको होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक हमें पता है, ठीक है। तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द रिजल्टिंग सिस्टम, तो पहले कैपेसिटर दे रखा था, U1 एनर्जी लिख लें। तो एनर्जी क्या होती है? कैपेसिटर, एक सिंगल कैपेसिटर की एनर्जी हो जाएगी ½ CV², फर्स्ट एनर्जी आ गई। अब इस कैपेसिटर को दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। एक कैपेसिटर था, इसको चार्ज कर लिया था, इसको चार्ज कर दिया और दूसरे के साथ आइडेंटिकल, दूसरा बिल्कुल सेम कैपेसिटेंस का है, आइडेंटिकल है, कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो दोनों का, अब दोनों पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा VC। आपको पता है दो कंडक्टर्स को या दो कैपेसिटर को जब हम ज्वाइन करते हैं तो उन दोनों का पोटेंशियल एक कॉमन पोटेंशियल हो जाता है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जब तक चलता रहता है जब तक उनका फाइनल पोटेंशियल बराबर नहीं होता, उस फाइनल पोटेंशियल को बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है। तो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला बताओ एक बार। VC का फॉर्मूला हमने पढ़ा है C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो VC हम निकाल लेते हैं, दोनों पर है। C1 की वैल्यू C, V1 की वैल्यू V प्लस C2 की वैल्यू C है, बट V2 की वैल्यू 0 है क्योंकि दूसरा अनचार्ज कैपेसिटर है, ध्यान रखना, ठीक है। अपॉन में C मतलब C प्लस C, राइट। तो यहाँ पर अगर कॉमन पोटेंशियल की बात करें तो हो जाएगा 2C, C से C कट गया तो V/2। दोनों को पोटेंशियल मिलेगा आधा आधा, ठीक है। दोनों की कैपेसिटी C है बट दोनों का पोटेंशियल क्या मिलेगा?
दोनों को पोटेंशियल मिल जाएगा हाफ हाफ, मतलब V/2 ठीक है। तो फिर एनर्जी निकालें। अब एनर्जी निकालते हैं फाइनल U2, जिसमें दो कैपेसिटर आएंगे। पहले कैपेसिटर की हो जाएगी हाफ C V/2 का स्क्वायर, मतलब V²/4। दूसरा एक और कैपेसिटर है, दोनों हैं तो हाफ C, इसका भी V/2 तो V²/4। V/2 का स्क्वायर क्या होगा, V²/4, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये हो गया CV², हाफ CV²/4, हाफ CV²/4, दोनों को ऐड कर दोगे तो हो जाएगा CV²/4, हाफ हाफ 1 हो गया। पहले एनर्जी क्या थी, हाफ CV² U1, तो यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो 1/2 अलग कर लो और 1/2 CV² अलग कर दो, ठीक है। तो U2 की वैल्यू क्या आई, यहाँ पर हम रख देंगे U1 इस जगह पर फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। तो एनर्जी मिल गई आपको U/2। सो एनर्जी क्या हुई सिस्टम की, सिस्टम बोला है ध्यान रखना, एनर्जी ऑफ रिजल्टिंग सिस्टम, इसलिए हमने दोनों की एनर्जी लिखी, फर्स्ट कैपेसिटर की प्लस सेकेंड कैपेसिटर की। ये सेकेंड कैपेसिटर है, फर्स्ट कैपेसिटर है। फर्स्ट की एनर्जी सेकेंड की एनर्जी दोनों की बराबर थी, दोनों को जोड़कर टोटल निकाला तो आया ये और ये आया U/2, ठीक है। तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, पहले तो U थी, पहले तो एक ही कैपेसिटर था, ये U1/2 कह सकते हैं हम, U1/2, ठीक है। तो पहले तो एक ही कैपेसिटर था, एनर्जी थी U1, अब क्या होगी, दोनों की मिला के देखा तो आ गई U1/2, दोनों की मिला के देखा मतलब कॉमन पोटेंशियल निकाल के देखा तो आ गई U1/2। तो एनर्जी क्या हुई, एनर्जी डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, ठीक है, डिक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ 2, ए ऑप्शन इसका राइट है। क्लियर, क्योंकि एनर्जी अब हाफ हो गई। चलें आगे, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखो। An electric dipole is placed at an angle of 30 degree with an electric field intensity. It experiences torque equal to 4 the charge on dipole if dipole length is 3 centimeter. तो फॉर्म क्वेश्चन पढ़ के तो इजी लग रहा है, फॉर्मूला बेस्ड लग रहा है। देखो स्टार्ट करते हैं। डायपोल कितना एंगल पे है, 30 डिग्री पे। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो मैं लिख लेता हूँ पहले। E गिवन है 2 × 10⁵। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल 30 डिग्री एंगल पे रखा है और उस डायपोल पे जो टॉर्क लगता है उसकी वैल्यू भी आपको गिवन है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डायपोल 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है, तो डायपोल 30 डिग्री एंगल पे रखा हुआ है तो टॉर्क जो लगता है उसका फॉर्मूला है PE sin थीटा, ठीक है। तो टॉर्क जो लगेगा वो आएगा PE sin थीटा। P की वैल्यू कितनी है, P है आपका, P डायपोल मोमेंट है, और डायपोल मोमेंट तो नहीं दे रखा बट आपको चार्ज दे रखा है। चार्ज चलो पूछा है चार्ज तो, ठीक है। द चार्ज ऑन डायपोल, डिस्टेंस गिवन है कितना, 3 सेंटीमीटर। तो डायपोल मोमेंट की वैल्यू पता है आपको, डायपोल मोमेंट होता है चार्ज इंटू डिस्टेंस इंटू E इंटू साइन थीटा। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है चार्ज ऑन डायपोल, हमें पूछा है चार्ज, तो Q निकालना है, बाकी सब अवेलेबल है। तो Q की वैल्यू क्या होगी, देखो Q इक्वल्स टू हो जाएगा τ/DE sin थीटा, सही है फॉर्मूला Q का, टॉर्क/DE sin थीटा। अब कितना दे रखा है टॉर्क, टॉर्क दे रखा है 4, ये टॉर्क की वैल्यू गिवन है, देखो 4 न्यूटन मीटर ये टॉर्क है, ठीक है, Nm, तो ये 4 दे दिया। डिस्टेंस कितनी है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 × 10⁻² कर देंगे, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है 2 × 10⁵, फिर साइन थीटा, तो थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 की वैल्यू आपको पता है 1/2 होती है, ठीक है। तो मैंने वैल्यू पुट कर दी, तो 1/2 मतलब 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, कैंसिल। अब 0 की बात करें तो -2 से 5 कैंसिल होगा तो 3 बचेगा यहाँ पर। तो अब 4/3, तो 4/3 की वैल्यू आ गई और -3 ऊपर आ जाएगा, तो Q की वैल्यू हो गई 4/3 इंटू 10⁻³ 4/3 इंटू 10⁻³, ठीक है, वैल्यू आ गई। अच्छा गड़बड़ क्या है, डिस्टेंस ऑफ द डायपोल लेंथ, यहाँ पर गिवन है 2 सेमी, इसका मतलब यहाँ पर भी ये 2 सेंटीमीटर है, तो 3 नहीं है, यहाँ पर ये 2 है, ठीक है। तो डिस्टेंस क्या पुट करूँगा 2, ये 3 नहीं है, 2 पुट करेंगे, डिस्टेंस 2 है ये, तो डिस्टेंस आप 3 की जगह 2 पुट करना है,
2, तो 4/2 क्या होगा, 4/2 है ना, 4/2, तो मतलब आंसर आ गया आपके पास 2 10⁻³ को लिख सकते हैं मिली कूलम। ठीक है, तो चार्ज का आंसर आएगा इसका बी 2 मिली कूलम, ये चार्ज डायपोल पर होगा। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला, एनर्जी का फॉर्मूला, डायपोल के आपने सब फॉर्मूले पढ़े हैं, तो ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल था। ठीक है, चलो आगे अगला नेक्स्ट देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड्स एंड इज गिवन बाय E = AR। इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स मतलब आप समझते हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से है, रेडियली आउटवर्ड्स मतलब अलोंग द रेडियस आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है A × R। A तो कांस्टेंट है और R डिस्टेंस है, डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, मतलब जितनी ज़्यादा डिस्टेंस होती जाएगी E की वैल्यू बढ़ती जाएगी, ये इसमें बोला है। ठीक है, वेरिएबल है E। अब अ चार्ज कंटेन्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस A, अब ये जो रेडियस है आपकी A, इसकी रेडियस A है स्फीयर की। ठीक है, और R क्या है यहाँ पे, R तो है डिस्टेंस है, राइट। सो R डिस्टेंस है। अब एक चार्ज कंटेन कर रहा है ये वाला स्फीयर, तो सपोज कर रहे हैं यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है, सपोज करें यहाँ पे कोई चार्ज है Q। ठीक है, तो इस चार्ज की वैल्यू आपको निकालनी है, चार्ज की वैल्यू निकालें। अब चार्ज अगर सेंटर पे रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड्स आता ही है, चार्ज अगर सेंटर पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स आएगा। ठीक है, तो हमें निकालना है कि ए रेडियस का ये स्फीयर है तो उसके सेंटर पे क्या चार्ज होना चाहिए, तो कैसे निकालेंगे। अब एक स्फीयर इमेजिन कर लिया आपने, तो ये एक बंद सरफेस है, क्लोज सरफेस, और क्लोज सरफेस पे हम लगा सकते हैं गॉस थ्योरम, और फ्लक्स का फॉर्मूला हम लगाएंगे। तो फ्लक्स इक्वल्स टू क्या होता है, E × A, और गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग चार्ज Q इनसाइड अपॉन ε0 ये होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको दे रखी है E, इलेक्ट्रिक फील्ड है A × डिस्टेंस AR इलेक्ट्रिक फील्ड, और एरिया क्या होता है, एरिया होता है πr²। ठीक है, स्फीयर है तो 4πr², राइट। Q इन आपको निकालना है इनटू ε0। अब ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो यहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू क्या रखनी है, हमें A रखनी है, क्योंकि आपका स्फीयर क्या है, वो तो A रेडियस का है। ठीक है, तो उसकी तो रेडियस ही A है, तो उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो A डिस्टेंस तक मैक्सिमम होगा, तो उसकी A डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड हो जाता है। आपका फ्लक्स जो कैलकुलेट होगा उसके लिए R की वैल्यू A रखनी है आपको। ठीक है, तो R की वैल्यू A रख दी, तो यहाँ पर आप देखो A × 4πA² इक्वल्स टू Q इन अपॉन ε0। ठीक है, तो 4πA³ हो गया, ε0 से मल्टीप्लाई कर दो, A आ गया। चलो 4π पहले लिख देते हैं, 4πε0 ये पहले लिख देते हैं, 4πε0। ठीक है, फिर आएगा कैपिटल A, फिर आएगा A³ इक्वल्स टू Q इन, ये है चार्ज इनसाइड द स्फीयर, 4πε0 A³, तो करेक्ट ऑप्शन होगा इसका C। ठीक है, क्लियर है, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, C होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीट 2015 का क्वेश्चन है, पोटेंशियल गिवन है इसमें V की वैल्यू 6xy - y + 2yz। अब आपको बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पर जिसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है 1 1 0। तो वोल्टेज मतलब V पोटेंशियल आपको गिवन है, पॉइंट की लोकेशन या उसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, और आपको पूछा है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में हमें रिलेशन ध्यान आता है, E = अपने पढ़ा है, E = होता है -dV/dr। ठीक है, बट यहाँ पर आप देखोगे V तो x y z तीनों के फॉर्मेट में, तीनों वेरिएबल्स की फॉर्म में है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, E = dV/dr की जगह E = हम लेंगे ग्रेडियंट ऑफ V। अब ग्रेडियंट ऑफ V मतलब समझ गए आप, ग्रेडियंट ऑफ V क्या होगा, ग्रेडियंट ऑफ V मतलब हमें इसका डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है विथ रिस्पेक्ट टू सभी फिजिकल क्वांटिटी, सभी जो वेरिएबल्स हैं x y z उसके रिस्पेक्ट में। तो आता है -∂V/∂x i कैप प्लस ∂V/∂y j कैप प्लस ∂V/∂z k कैप।
ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेडियंट इसका। तो हम निकालते हैं, देखो हम पहले अलग से निकाल लेते हैं, डी वी बाई डी एक्स अलग निकाल लेते हैं, डी वी बाई डी वाई अलग निकाल लेते हैं, डी क्या डेल वी अपॉन डेल एक्स अलग निकाल लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन है, इसमें इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू क्या होगी, देखो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ, देखो वी की वैल्यू क्या है, वी की वैल्यू है 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। ठीक है, अब डेल वी अपॉन डेल एक्स, पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स अगर वेरिएबल होगा तो एक्स का तो 1 होता है, आंसर आएगा 6y, और ये सब कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, फिर हम निकालें डेल वी अपॉन डेल वाई, अब आपको y के रेस्पेक्ट में करना है बस। ठीक है, तो y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y का तो 1 होता है तो यहाँ पे बचेगा 6x, अब y का 1 होता है तो यहाँ पे बचेगा 1, और y का 1 होता है तो यहाँ बचेगा 2z। ठीक है, 2z कांस्टेंट है तो 2z बचेगा, y 1 हो गया। अब हम करते हैं z के रेस्पेक्ट में, अब z के रेस्पेक्ट में होगा तो z वेरिएबल है, बाकी सब कांस्टेंट है, तो ये पूरा कांस्टेंट है तो 0, y भी कांस्टेंट है तो 0, और 2yz में z वेरिएबल है, 2y कांस्टेंट है तो 2y, और z वेरिएबल है तो z का क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, अब बताएं डेल v बाई डेल एक्स, डेल v बाई डेल वाई और डेल v बाई डेल z सबकी वैल्यू मिल गई, तो मैं यहाँ पर इसमें रखकर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू माइनस, सबसे पहले डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, वो है 6y आई कैप। ठीक है, 6y आई कैप, माइनस में कॉमन ले लेता हूँ, 6y डेल v अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, फिर आप रख दो डेल v अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू है प्लस में चलें तो 6x माइनस 1 प्लस 2z, ये वैल्यू आ जाएगी j कैप, प्लस k कैप में चलें तो ये आएगा 2y k कैप, ये वैल्यू मिली। ठीक है, तो ये वैल्यू मिल गई हमें। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मिला है, बट ये मिला है एक्स वाई जेड की फॉर्म में, और एक्स वाई जेड की जगह हमें इसके कोऑर्डिनेट्स पुट करने हैं। एक्स कितना है 1, वाई कितना है 1, और जेड क्या है 0, ये हम पुट कर देते हैं। देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू माइनस 6i कैप y1 पुट कर दिया, प्लस 6x1 पुट कर दिया, माइनस 1, और z 2z था, z आपको 0 पुट करना है। ठीक है, प्लस 2y, तो y1 पुट कर दिया तो ये 2 कैप आ गया। अब आपको दिख रहा है 6 माइनस 1 क्या होगा 5, तो 6i 5j और 2k, तो देखो आंसर इसमें क्या होगा, 6i माइनस तो कॉमन ले रखा है, 6i प्लस 5j प्लस 2k, करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा, करेक्ट ऑप्शन इसका बी। ठीक है, तो ये हमने देखा 6i बी ऑप्शन, 6i माइनस कॉमन ले रखा था, तो इसकी आंसर ये मिल गया आपको। राइट, अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस r इज गिवन अ चार्ज q, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ स्फीयर रेस्पेक्टिवली। तो नीट 2014 में क्वेश्चन पूछा था, ये भी आपने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पढ़े हैं स्फीयर के बारे में, स्फीयर के केस में, तो इसका आंसर भी आप इजीली दे सकते हो। बताओ करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें, क्या लग रहा है आपको करेक्ट ऑप्शन। चलिए इधर देखो, चार्ज q है, रेडियस r है, और एक कंडक्टिंग स्फीयर है। ये कौन सा स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल v पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड E पूछा है, कहाँ पूछा है, एट द सेंटर EC मतलब C पे पूछा है। तो EC तो 0 होता है कंडक्टर में, आपको पता है, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो E 0 है, तो 0 वाला आंसर आ गया। ठीक है, 0 वाला आंसर आपके पास ये है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा जो पोटेंशियल सरफेस पे होता है, KQ अपॉन कैपिटल R। सेंटर पे पोटेंशियल वही होता है जो सरफेस पर होता है, और सरफेस पे क्या है, KQ अपॉन R है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा KQ अपॉन R, जो सरफेस पर होता है, K की वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो ऑर्डर देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले, इलेक्ट्रिक फील्ड बाद में बोला है रेस्पेक्टिवली।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल तो होगा Q अपॉन 4πε0r और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ है, r² नहीं है, ये r है। ठीक है, पोटेंशियल क्या होता है, KQ अपॉन r होता है, ना कि r²। ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो यहाँ पे जरूर r² होता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 है और पोटेंशियल आपको दे दिया KQ अपॉन r, ये ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। करेक्ट ऑप्शन इसका है बी। ठीक है, तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन किया। नीट 2014 तक पहुँचे हैं 20 से लेकर, तो 13 बाकी हैं भी, 13 है, 12 है, 11 है, 10 है। जितने भी प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के, मैं कराऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, न्यूमेरिकल का जो कोई डाउट हो किसी भी न्यूमेरिकल में, इसको दोबारा एक्सप्लेन करना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो अगर डाउट दिक्कत ज़्यादा है तो उसी न्यूमेरिकल को अगले वीडियो में कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप ज़रूर लिखें, और कुछ पूछना हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, गुड बाय।